नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास का मोटिवेशन है, हार तो वो सबक है जिससे अगली सफलता के लिए ज्ञान मिलता है। दोस्तों, आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। आज की क्लास का टॉपिक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, जिसमें बेंथम, जे.एस. मिल और कार्ल मार्क्स के जो भी प्रीवियस ईयर परीक्षा में प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व किए जा रहा है। ये सभी प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किसने यह कहा कि प्रत्येक क्रांति सामाजिक है क्योंकि यह पुरातन समाज को नष्ट करती है? प्रत्येक क्रांति राजनीतिक है क्योंकि यह पुरानी शक्ति को नष्ट करती है। यह कथन किसने कहा है? अरस्तु ने, मैकियावेली ने, होब्स ने, मार्क्स ने? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मार्क्स ने। मार्क्स ने कहा है कि प्रत्येक क्रांति सामाजिक है क्योंकि यह पुरातन समाज को नष्ट कर देती है, और प्रत्येक क्रांति राजनीतिक है क्योंकि यह पुरानी शक्ति को नष्ट कर देती है। यह कथन कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स सामाजिक क्रांति का अर्थ समाज के राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक जीवन में मौलिक परिवर्तनों से मानते हैं। यह कोई आकस्मिक नहीं बल्कि नियम आधारित घटना होती है जो सामाजिक विकास की एक निश्चित स्थिति में विद्यमान जीवन की भौतिक अवस्थाओं और उसके अंतर्विरोध के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अतः इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए मार्क्स ने अपनी राजनीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा में योगदान नामक पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि अपने विकास की एक विशेष अवस्था में समाज की भौतिक उत्पादक शक्तियां उन विद्यमान संबंधों के साथ टकराने लगती हैं जिनके अंतर्गत वे सभी अभी तक काम कर रही थीं। अतः कार्ल मार्क्स ने यह कथन कहा था कि प्रत्येक क्रांति सामाजिक है और यह पुरातन समाज को नष्ट करती है, और यही क्रांति राजनीतिक है क्योंकि यह पुरातन शक्ति को समाप्त करती है। आपका अगला सवाल, मार्क्स के अनुसार वर्ग ऐसे लोगों की एक समष्टि है जिनकी सामाजिक पृष्ठभूमि एक जैसी है, जो एक ही व्यवसाय में है, जिनकी एक जैसी राजनीतिक चेतना है, जिनकी आर्थिक व्यवस्था में एक जैसी आर्थिक स्थिति है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जिनकी आर्थिक व्यवस्था में एक जैसी आर्थिक स्थिति है। मार्क्स वर्ग ऐसे लोगों की एक समष्टि मानते हैं। मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद तथ्य आधारित समाजवाद है। मार्क्स ने अपने दर्शन के अंतर्गत यह स्पष्ट किया था कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। समाज हर समय वर्गों में बटा रहा है। मार्क्स का वर्ग से तात्पर्य है लोगों के एक ऐसे समूह से है जिनकी आर्थिक व्यवस्था में एक जैसी आर्थिक स्थिति है। मार्क्स ने वर्ग को ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक माना है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, अतः मार्क्स ने ही वर्ग संघर्ष सिद्धांत दिया था। आपका अगला सवाल, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही व्यक्त करता है एक अल्पकालीन राज्य को, एक आदर्श राज्य को, एक उदारवादी राज्य को, एक निरंकुश राज्य को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक अल्पकालीन राज्य को। मार्क्स सर्वहारा की तानाशाही एक अल्पकालीन राज्य को व्यक्त करता है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य का उदय वर्ग विभेद के कारण हुआ है और राज्य संस्था सदैव ही पोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य
कर रही है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में, राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। मार्क्स ने कथन कहा था कि राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। एंजल्स ने कहा कि राज्य अपने सभी रूपों में एकमात्र शासक वर्ग को दबाए रखने का ही कार्य किया है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सर्वहारा की तानाशाही एक अल्पकालीन राज्य को व्यक्त करती है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मार्क्स का आलोचक नहीं है? किसने मार्क्स की आलोचना नहीं की है? एवेन्स्टीन, कार्ल पॉपर, जॉर्ज ऑरवेल, ग्रामशी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्रामशी। ग्रामशी ने कार्ल मार्क्स की आलोचना नहीं की है। ग्रामशी ने कार्ल मार्क्स की आलोचना नहीं की थी। एंटोनियो ग्रामशी 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का इतालवी राजनीतिक विचारक था जिसने मार्क्सवाद की कुछ मान्यताओं के पुनर्निरूपण का प्रयत्न किया था। अतः मार्क्स का आलोचक ग्रामशी नहीं है। आपका अगला सवाल, किसने राज्य को बुजुर्गा वर्ग के मामलों के प्रबंधन करने वाली कार्यकारी समिति के रूप में देखा? लेनिन ने, एंजल्स ने, स्टालिन ने, मार्क्स ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मार्क्स ने। मार्क्स ने राज्य को बुजुर्गा वर्ग के मामले में प्रबंधन करने वाली कार्यकारी समिति के रूप में देखा था। मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में लिखी गई थी, राज्य को पूंजीवादी वर्ग का कार्यकारिणी समिति बताया। एंजल्स के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के लिए यंत्र मात्र है। और कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में यह कथन कहा था कि राज्य को बुजुर्गा वर्ग के मामले में प्रबंधन करने वाली कार्यकारी समिति के रूप में देखा जा सकता है। आपका अगला सवाल, मार्क्स का अंतिम ध्येय था एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना, एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें लोगों को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें लोगों को पूर्ण आर्थिक समानता प्राप्त हो, एक जाति विहीन समाज की स्थापना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना। मार्क्स का अंतिम ध्येय यही था कि एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना। मार्क्सवाद की अंतिम अवस्था में कोई वर्ग नहीं होंगे, राज्य नहीं होगा तथा इस कारण द्वंद्ववाद का नियम भी लागू होने से रुक जाएगा। समाज अपनी पताकाओं पर लिखेगा, प्रत्येक अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य करे, प्रत्येक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पुरस्कार ले। अतः मार्क्सवाद पूरी तरह लागू होने से सभी वर्गीय विरोध समाप्त हो जाएंगे। अतः वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहता था। आपका अगला सवाल, आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के सामान्य हितों का प्रबंध करने वाली समिति है। यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, कार्ल मार्क्स ने, एच.जे. लास्की ने, मुसोलिनी ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के सामान्य हितों का प्रबंध करने वाली समिति है। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह कल्पना की थी कि अंततः राज्य विघटित हो जाएगा? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, स्टालिन ने, माओ से तुंग ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कल्पना की थी कि अंततः राज्य विघटित हो जाएगा। पूंजीवाद के अंतर्गत पूंजीपतियों को उन स्वार्थ पूर्ति के लिए मजदूरों की जरूरत होती है, परंतु समाजवाद के अंतर्गत मजदूरों को अपना काम चलाने के लिए
पूंजीपतियों की जरूरत नहीं होती है। इसलिए समाजवाद में पूंजीपतियों और पूंजीवादी संस्थाओं को समाप्त करना ही जरूरी समझा जाता है। पूंजीपति वर्ग की समाप्ति के साथ समाज में एक ही वर्ग रह जाता है, मजदूर वर्ग, जिसमें किसी को किसी का शोषण नहीं करना होता है। अतः उस समय वर्गहीन समाज का उदय होता है। वर्गहीन समाज का उदय समाज में राज्य और राजनीति की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी, इसलिए राज्य लुप्त हो जाएगा, तो वर्गहीन समाज बन जाएगा। आपका अगला सवाल, मार्क्स राज्य को मानता था क्रांति का एक साधन, वर्ग का हथियार, एक यंत्र जिसने समाज में संघर्ष के निर्माण होने की सहायता न देकर संघर्ष निर्माण किया, भ्रष्ट करने वाली संहिता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्ग का हथियार। मार्क्स ने राज्य को एक वर्ग का हथियार माना था और कहता है कि शोषक वर्ग राज्य को अपने स्वार्थ के अनुसार प्रयोग करता है और शोषित वर्ग का शोषण करता है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य की उत्पत्ति न तो किसी नैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए हुई है, न मनुष्यों की इच्छा की पूर्ति के लिए हुई है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन और शोषण के लिए स्थापित की जाती है। 1848 में मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है कि आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं में से किसमें उसके श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, 1848 के इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मेन्यू स्क्रिप्ट में, दास कैपिटल में, इनमें से किसी में नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1848 के इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मेन्यू स्क्रिप्ट में श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं। आपका अगला सवाल, मार्क्सवादियों का मत है कि वर्ग भेद की उत्पत्ति हुई जब मनुष्य के अव्यवस्थित जीवन व्यतीत करना तथा खेती करना प्रारंभ किया। आदिकालीन समाज में ही राष्ट्रीय राज्य की उत्पत्ति के बाद, औद्योगिक क्रांति की उत्पत्ति के बाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जब मनुष्य ने अव्यवस्थित जीवन व्यतीत करना तथा खेती करना प्रारंभ किया था, जब वर्गभेद की उत्पत्ति हुई थी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल, मार्क्स दो व्यक्तियों से प्रभावित था, वे कौन थे? हीगल और फेयरबैक, हीगल और प्लेटो, रूसो और मैकियावेली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हीगल और फेयरबैक। मार्क्स हीगल और फेयरबैक से प्रभावित थे। आपका अगला सवाल, मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ था 1848 में, 1856 में, 1810 में, 1860 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1848 से। मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में प्रकाशित हुआ था। घोषणा पत्र का साम्यवादी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्रारंभ ही इन शब्दों से होता है कि आज यूरोप को एक हुआ आतंकित कर रहा है, कम्युनिज का हुआ। घोषणा पत्र के अंत में कहा था कि कम्युनिस्ट क्रांति के डर से शासक वर्ग को कांपने दो, मजदूरों के पास खाने के लिए अपनी बेड़ियां के सिवाय और कुछ नहीं है, जीतने के लिए उनके पास संपूर्ण दुनिया है। दुनिया के दूसरे मजदूरों एक हो जाओ, इस घोषणा पत्र में यह कहा था। इस घोषणा पत्र साम्यवाद की बाइबिल है। यह घोषणा पत्र साम्यवाद की बाइबिल है, जिसमें मार्क्स के सिद्धांतों का सरल सुबोध भाषा में उल्लेख किया गया है। आपका अगला सवाल,
मार्क्स के दास कैपिटल के बारे में किसने कहा था कि यह अप्रासंगिक पुस्तक है जो मेरे विचार में न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है अपितु आधुनिक विश्व के लिए रुचिकर अथवा प्रयोग के योग्य नहीं है। लॉर्ड किन्स, लॉर्ड एक्टन, आर्कटेक्चर, जी सार्टोरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर टक्कर। आर टक्कर ने कहा था दास कैपिटल के बारे में। आपका अगला सवाल, किसने कहा कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों हैं? प्लेटो ने, सुकरात ने, हीगल ने, मार्क्स ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मार्क्स ने। मार्क्स ने कहा था कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों हैं। यह कथन मार्क्स ने कहा था। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास करता है और इसी के आधार पर विश्व के विकास की प्रक्रिया का वर्णन करता है। आपका अगला सवाल, कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी? जर्मन आइडियोलॉजी, क्रिटिक ऑफ द ग्रोथा प्रोग्राम, पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट, साइंस ऑफ लॉजिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, साइंस ऑफ लॉजिक। साइंस ऑफ लॉजिक है वो कार्ल मार्क्स की पुस्तक नहीं है। साइंस ऑफ लॉजिक हीगल की रचना है। साइंस ऑफ लॉजिक हीगल की रचना है। साइंस ऑफ लॉजिक हीगल ने लिखी थी जो 1812 में लिखी थी। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल, मार्क्स निम्नलिखित में से किसको नहीं मानते हैं? मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है। विचार भौतिक शक्तियों की अन्योन्य क्रिया का प्रतिबिंब होते हैं। आधार हृदय रचना का निर्माण करता है। वस्तु सक्रिय और गतिशील होती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है। आपका अगला सवाल, अभिजात वर्ग का स्पेक्यूलेटर्स और रेंटियर्स के रूप में पेरेटो द्वारा किया गया वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित शासनात्मक गुट के अभिलक्षणों से मिलता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मार्क्स। आपका अगला सवाल, यह किसने कहा कि स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है तथा क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में और साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक हैं? वे सामाजिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक मन हैं। रॉबर्ट ओवन ने, कार्ल मार्क्स ने, हेगल ने, जी.एस. मिल ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स ने। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने मनुष्य को फॉर्म फेवर के रूप में कल्पित किया? सेंट सिमोन, ग्विजॉट, कार्ल मार्क्स, सिस्मोंडी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने मनुष्य को फॉर्म फेवर के रूप में कल्पित किया था। कार्ल मार्क्स ने मनुष्य को फॉर्म फेवर के रूप में कल्पित किया और अन्य तथ्य कार्ल मार्क्स की प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बताया था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था, ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत भी दिया था और मनुष्य को फॉर्म फेवर बताया था। आपका अगला सवाल, किसने कहा कि एक श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी तथा नसों के बराबर होती है? लेनिन ने, एम.एन. रॉय ने, मार्क्स ने, जयप्रकाश नारायण ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
मार्क्स ने कहा था कि श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी तथा नसों के बराबर होती है। यह कथन कार्ल मार्क्स ने कहा था। आपका अगला सवाल, मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम इन्हें समाविष्ट नहीं करते हैं। मात्रा का गुणात्मक गुणवत्ता में तथा उसके विपरीत रूपांतरण का नियम, विरोधी की एकता का नियम, नकारने का नियम। द्वंद्वात्मक पद्धति अपने प्रचालन को केवल भूतकाल की समझ तक सीमित करती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। द्वंद्वात्मक पद्धति अपने प्रचालन को केवल भूतकाल की समझ तक सीमित करती है। यह द्वंद्वात्मक पद्धति में शामिल नहीं है। आपका अगला सवाल, राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है? जर्मन क्लासिफिकल दर्शन, ब्रिटिश राजनीतिक अर्थव्यवस्था, फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा, स्वतंत्रता का अमेरिकन युद्ध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा। फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से मार्क्स ने राज्य क्रांति का सिद्धांत लिया है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं है? इसका कार्य है? माओ से तुंग का, बी.आई. लेनिन, एंगेल्स, कार्ल मार्क्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं है, इनका कार्य है। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों। कार्ल मार्क्स के लिए निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी समाजवादी नहीं है? सेंट साइमन, प्राउडबॉर्न, चार्ल्स फोरियर, एंजेल्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एंजेल्स। एंजेल्स हैं वो आदर्शवादी समाजवादी विचारक नहीं है। कार्ल मार्क्स के अनुसार एंजेल्स आदर्शवादी समाजवादी विचारक नहीं है, अतः आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो देखें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।